फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट है ना। तो फिजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर है ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट इज एसएससी बोर्ड है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक में सब में फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है सॉलिड। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सीख रहे हैं हम लोग। सॉलिड किसको बोलते हैं? सॉलिड मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा बॉडी जिसमें क्या होता है, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप जिसको होता है उसको हम लोग सॉलिड्स बोलते हैं। अब सॉलिड में एक और चीज देखी जाती है कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग होता है ना। इसीलिए उसका एक प्रॉपर शेप होता है, बराबर। अब दूसरी एक चीज होती है, देखो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जनरली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? अभी इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब सिंपल, हर एक मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एक पोजीशन फिक्स होती है ना, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। जो भी स्ट्रक्चर होता है वहां पे हर एक मॉलिक्यूल की अपनी पोजीशन फिक्स है ना। और वो पोजीशन क्यों फिक्स है? क्योंकि उसके ऊपर अदर मॉलिक्यूल से फोर्सेस आ रहे हैं, है ना, और वो फोर्सेस को वो बैलेंस कर रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं, हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे या फिर उस मटेरियल पे आता है, उस सॉलिड्स पे आता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो वैसे ही फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं ना। आगे हम लोग इसको ब्रीफ में देखेंगे, है ना। तो सब में फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। क्या होता है ये समझ लेंगे, व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी। देखो, तो रिजिड बॉडी को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। मतलब ऐसी बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी उसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा जब हम लोग उस पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, अब रिजिड बॉडी का क्या एग्जांपल हो सकता है? क्या हो सकता है एग्जांपल ऐसी बॉडी के जिसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ तो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। जैसे अब मान लेते हैं कि सब में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक स्टोन है हमारा, है ना। हम लोग बोलते हैं हार्ड मटेरियल कौन सा है? स्टोन है, स्टोन है, पत्थर लिया, पत्थर के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया, है ना, तो उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा, है ना। लेकिन बाद में हम लोग जोर से उसके ऊपर हैमर मार दिया तो क्या होगा? पत्थर टूट जाएगा, दो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो तो ब्रेक हो गया, शेप एंड साइज चेंज हो गया उसका, है ना। मतलब रिजिड बॉडी है क्या? नहीं है, है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा और स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है। मटेरियल में स्ट्रॉन्ग कौन सा? आयरन है, स्टील है, बराबर, है ना। तो हम लोग देखते हैं स्टील जो है, आयरन के रॉड होते हैं। आयरन के रॉड को क्या करते हैं हम लोग ऐसे, है ना, देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोगों ने देखा होगा, आयरन का रॉड रहता है, बार रहता है ना, उसको अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में वो लोग चेंज करते हैं ना, पकड़ते हैं ऐसे, उसको बेंड करते हैं, उसको टिल्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं ना। तो मतलब आयरन भी नहीं है ना। आयरन का भी तो शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, वो बेंड हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। मतलब आयरन भी हमारा रिजिड बॉडी नहीं है। उसके बाद स्टील के तो सारे के सारे, आपके घर में जाओ, किचन में जाओ, सारे के सारे बर्तन आपको दिखेंगे स्टील के, है ना। वो भी तो अलग अलग शेप में बनाए गए हैं ना, उसका शेप चेंज किया गया, मतलब वो भी क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी फोर्स लगने के बाद उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है ना। तो फिर हार्डेस्ट मटेरियल देखते हैं, डायमंड, है ना। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ना। लेकिन डायमंड का भी शेप और साइज चेंज होता है, क्योंकि डायमंड जो हम लोग को, जो माइंस में से जो डायमंड मिलता है हम लोग को, वो क्या पूरा वैसा शेप का रहता है क्या? जो हमारे मतलब जो भी रिंग्स में जो हम लोग डायमंड लगाते हैं, तो रिंग्स में जो डायमंड बैठ रहा है वो क्या प्रॉपरली उसी शेप का डायमंड मिलता है क्या हम लोग को? नहीं। तो रॉ डायमंड अलग शेप का होता है, फिर उसको शेप को उसको कट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर शेप में लाते हैं, है ना। तो डायमंड को भी हम लोग कट कर सकते हैं, डायमंड भी रिजिड बॉडी नहीं है ना। तो फिर मुझे बताओ कि परफेक्टली रिजिड बॉडी कौन सी है ना। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोग, है ना। तो देयर इज नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, है ना। कोई भी ऐसी बॉडी यूनिवर्स में है ही नहीं जो परफेक्टली रिजिड हो, है ना। तो इसके लिए रिजिड बॉडी का कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी का कोई एग्जांपल हम लोग नहीं दे सकते, है ना। अब हम प्रैक्टिकल यूज के लिए कुछ बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, जैसे कि सॉलिड्स है ना। फॉर एग्जांपल देता हूं, एक सपोज मान लो ये आयरन रॉड है ना। अब इस आयरन रॉड पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, मेरे फिंगर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर ये फोर्स लगाने के बाद ये आयरन रॉड ब्रेक होगा क्या? है ना। मेरे हाथों के ह्यूमन फोर्स से ये आयरन रॉड को मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, है ना। तो इस अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए ये आयरन रॉड कैसे बिहेव कर रहा है? ये आयरन रॉड बिहेव कर रहा है एज ए रिजिड बॉडी। तो इस अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए मैं इसको रिजिड बॉडी बोल सकता हूं। अगर मैं इसको यूटीएम मशीन पे लगा दूंगा 2 मिनट में ब्रेक हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। उसके बाद देखो ये वॉल है, ये वॉल को मैं पुश कर रहा हूं, ये वॉल को मैं पुश कर रहा हूं, ये मैं वॉल को पुश कर रहा हूं मेरे हाथ से, तो ये वॉल साइड में स्लाइड हो गया क्या? ये सर गया क्या दीवार उधर बाजू में?
नहीं सरक गया है ना, ये दीवार नहीं टूटा है ना। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, इस अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए ये वॉल कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिजिड बॉडी बिहेव कर रहा है ना। तो इस अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए हम लोग इस वॉल को एज ए रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, 100% रिजिड नहीं है। ओके, समझ में आया? तो कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? डिफॉर्मेशन मींस नथिंग बट सिंपल चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। मतलब कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका जो भी शेप और साइज में जो चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपल चेंज इन शेप एंड साइज, दैट इज डिफॉर्मेशन। ओके, अब ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है फिर, है ना। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलते हैं, तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मींस द फोर्स व्हिच कॉजेस दिस डिफॉर्मेशन, है ना, व्हिच कॉजेस चेंज इन डायमेंशन और चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। मतलब ऐसा फोर्स जिसके वजह से कोई भी बॉडी का शेप या साइज या फिर शेप और साइज दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं ड्यू टू दैट फोर्स, है ना। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, है ना। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी, है ना। सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं ना, बचपन से हम लोग सीखते हैं। इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं? A body which regain its original shape and size after removal of external deforming force, है ना। A body regain its original shape and size after removal of external deforming force, that is called as elastic body, है ना। अगर सपोज कोई बॉडी पे हम लोगों ने कोई एक फोर्स लगाया जिसको हम लोग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, है ना। फोर्स लगा दिया तो वो बॉडी का क्या हो गया? डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप एंड साइज हो गया। मे बी उसकी लेंथ बढ़ गई या विड्थ बढ़ गई, कोई भी, है ना। चेंज उसके शेप में चेंज हो गया, स्ट्रेट थी ऐसे बेंड हो गई, है ना, तो उसको भी डिफॉर्मेशन बोलेंगे हम लोग, है ना। तो वो जो भी बॉडी था उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, मतलब उसका डिफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जैसे ही वो फोर्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, वो फोर्स को हटा दिया, छोड़ दिया उसको, तो वो वापस उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ गई। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल सबको पता है रबर, है ना। बेस्ट एग्जांपल रबर, रबर बैंड्स, वो क्या है? हमारे इलास्टिक बॉडी। उसको थोड़ा सा खींचो, बाद में छोड़ दो, तो वापस उसके ओरिजिनल शेप पे आ जाता है वो, है ना। तो वो क्या हो गया? इलास्टिक बॉडी हो गया, है ना। अब सेकंड होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द इलास्टिक बॉडी, है ना। उसको क्या बोलेंगे? उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी, है ना। मतलब कोई भी चीज हो गया, देखो अभी कोई भी चीज है जिसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो ब्रेक हो गया या फिर उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, उसके बाद वो वापस उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आ रहा है, तो वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल देखो क्ले हो गया, सैंड हो गई, है ना, या फिर ऑल द प्लास्टिक मटेरियल। देखो अभी आधी दुनिया तो प्लास्टिक की है, आप लोग देखते हो आपके घर में, देखो कितने सारी चीजें प्लास्टिक की है ना। तो ये जो सारा प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक क्या है? ये प्लास्टिक बॉडी का बेस्ट एग्जांपल है ना। अभी देखो जितने भी सारी चीजें हैं जो जिन पे फोर्स लगाया तो उनका डिफॉर्मेशन हो गया, वापस फोर्स हटा दिया तो वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आए, मतलब वो प्लास्टिक बॉडी, सिंपल में। ओके, समझ में आया? ये है सब में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज इलास्टिसिटी, है ना। अब इलास्टिसिटी के 2 से 3 डेफिनेशन है, जैसे हम लोग देखेंगे अभी। सब में फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखो, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय अ बॉडी, है ना। मतलब कोई भी जो बॉडी की टेंडेंसी होती है, कोई भी जो बॉडी है, जो भी इलास्टिक बॉडी रहेगी सपोज, तो उसकी जो टेंडेंसी रहेगी, जो भी उसके अंदर चेंज आने वाला है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उसके अंदर जो भी चेंज आने वाला है, उस चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी, है ना, उसको अपोज करने की जो टेंडेंसी है बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। ये हो गया एक डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी और मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन और ओरिजिनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। अब देखो ये थोड़ा और टेक्निकली करेक्ट हो गई। तो क्या बोल रहा है? ये जो टेंडेंसी होती है, जो भी टेंडेंसी होती है बॉडी की या फिर बॉडी के मॉलिक्यूल्स की, जब भी जो एक्सटर्नल जो फोर्स उस पे लगाया है, जिसके वजह से उसका डिफॉर्मेशन हुआ पड़ा था, वापस वो फोर्स निकाल दिया तो वापस उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पूरा उसका जो भी कॉन्फिगरेशन था, वापस उसके ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन पे वो बॉडी आ गई। तो वैसे प्रॉपर्टी को उस बॉडी की क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिसिटी बोलेंगे, है ना। अब और एक डेफिनेशन है
जो जनरली सिमिलर ही है, जो इंजीनियरिंग में हम लोग जनरली यूज करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। ओके, अब इसको हम लोग और अच्छा ब्रीफ में समझेंगे इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी क्या होता है समझ में आया, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो क्या करती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल में जो जनरली पाई जाती है, जो क्या करती है, जब भी उस पर फोर्स आएगा, जब भी इलास्टिक मटेरियल पे फोर्स आएगा या कोई भी मटेरियल फोर्स आएगा तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, है ना। जैसे ही फोर्स वो रिमूव कर दिया तो वापस उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज पे, वापस उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वो मटेरियल आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैसे प्रॉपर्टी को मटेरियल के क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे, बराबर। देखो अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग या फिर बहुत इंपॉर्टेंट सा एक फैक्ट है, फैक्ट भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप, कि हमेशा पूछता है कि भाई कौन ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, स्टील ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है या रबर ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है। अब देखो, अब हमारे इलास्टिसिटी के नाम से ही हमारे दिमाग में रबर आ जाता है, हम लोग को पता है, बचपन से हम लोग सीखे कि रबर इज इलास्टिक, है ना। तो मतलब हम लोग बोलेंगे भाई रबर ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर तो ज्यादा इलास्टिक है ना, स्टील से ज्यादा रबर इलास्टिक है, ऐसे हम लोग बोलेंगे, है ना। लेकिन अब अगर हम लोग डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग, तो पहला डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है, टेंडेंसी टू अपोज द डिफॉर्मेशन, है ना। इलास्टिसिटी क्या मटेरियल है, टेंडेंसी टू अपोज द डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, है ना। अब मुझे बताओ, जो भी मटेरियल है, स्टील और रबर, दोनों में से कौन ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को। अब समझ लो ये रबर है ना, ये रबर है, इसके ऊपर मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो ये फटाक से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। वही यहाँ पे रबर के जगह अगर स्टील का रॉड लूंगा मैं, इसको फोर्स लगाऊंगा, तो ये फोर्स लगाने के साथ तुरंत ये डिफॉर्म होगा क्या, इसका डिफॉर्मेशन जल्दी होगा कि रबर का होगा कि स्टील का जल्दी होगा, रबर जल्दी डिफॉर्म कर देगा मिनिमम फोर्स पे ना, और स्टील को डिफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो टेंडेंसी टू अपोज द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स किसकी ज्यादा है, स्टील की ज्यादा है। स्टील ज्यादा अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स को रबर से, क्योंकि स्टील स्ट्रांग है, हम लोग को पता है ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर से, बराबर, है ना। अब सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी, सेकंड डेफिनेशन भी वही बोलती है कि टेंडेंसी टू ऑफ ए बॉडी और मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आप बोलोगे जो टेंडेंसी है वापस रीगेन करने की ओरिजिनल शेप एंड साइज पे, वो रबर की ज्यादा है या स्टील की ज्यादा है, आप बताओ कौन बताएगा, है ना। अब देखो, अब अगर हम लोग स्टील लेंगे, स्टील का अगर स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे स्टील का स्केल है मेरे पास, देखो यहाँ पे मैं तुमको बताता, अगर ये स्केल को मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो डिफॉर्म हो गया ना। अब ये डिफॉर्म होने के बाद अगर इसको नीचे से फिक्स रखेंगे हम लोग, ऐसे नीचे पकड़ेंगे हम लोग ऐसे, तो ये ऐसे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा और तुरंत वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है ना। इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो स्ट्रेट पोजीशन है, स्ट्रेट पोजीशन पे तुरंत वो आ जाएगा, फटाक से ऐसे 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 करेगा और तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उस पोजीशन पे वो बहुत जल्दी आ जाता है। उसी की जगह पे यहाँ पे अगर मैं रबर का कोई स्ट्रिप लूंगा ऐसा और उसको ये करूंगा, तो वो ऐसे 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 हो गया और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए टाइम लगेगा, है ना। तो इस चीज से हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो स्टील है, स्टील की जो टेंडेंसी है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज या फिर ओरिजिनल पोजीशन, वो ज्यादा फास्ट होती है। स्टील फास्टली उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाता है ना। और रबर को उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसकी जो टेंडेंसी तो है, लेकिन वो उसको टाइम ज्यादा लगता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल डिफरेंस देखे जाएंगे तो इलास्टिक लिमिट जो है, वो इलास्टिक लिमिट जो है वो रबर की ज्यादा है देन द स्टील, है ना। लेकिन जो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, वो किसकी ज्यादा है, वो स्टील की ज्यादा है, रबर की ज्यादा नहीं। इलास्टिक लिमिट रबर की ज्यादा, रबर को हम लोग ज्यादा तानेंगे, छोड़ देंगे, वो वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। इसको उतनी देर तक हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते, है ना, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आया व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो टेंडेंसी टू अपोज द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा है स्टील का, है ना, और दूसरा टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, ये भी ज्यादा है स्टील का। स्टील फास्ट रिकवर होता है ना। समझ में आया, तो इसके लिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर होता है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेस का डेफिनेशन है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, या फिर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। अब ये इंटरनल रिस्टोरिंग या फिर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है ना। अब इंटरनल रेजिस्टिव या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ही इट इज नथिंग बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना।
अगर सॉलिड में हम लोग देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे बांध के रखता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक होती है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बराबर, एज कंपेयर टू फ्लूइड्स। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, उसी को इंटररेसिस्टिव फोर्स बोलते हैं ना। अब ये जो मॉलिक्यूल इंटररेसिस्टिव फोर्स होता है, इसका इंटर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है, या इसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब भी उसके ऊपर कोई भी सॉलिड बॉडी पे जब भी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, किसी भी टाइप का, कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल, शेयर, किसी भी टाइप का जब फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा तो उस फोर्स को रेजिस्ट करता है ये, है ना। देखो सिंपल सी बात, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जो भी सॉलिड होता है या फिर जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना स्ट्रक्चर होता है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी पोजीशन है, तो उसको उस पोजीशन पे ही रहना, क्योंकि उस पोजीशन पे वो स्टेबल है ना, उसको उस पोजीशन से हटना नहीं है ना। जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं बॉडी पे, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स का जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो खत्म हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है, मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को उनकी पोजीशन नहीं छोड़ना है, उनको क्या करना है, हर एक मॉलिक्यूल को अपनी पोजीशन पे ही रहना है, ताकि क्योंकि उस पोजीशन पे वो स्टेबल है ना। तो ये स्टेबल रहने के लिए वो क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो उनके पोजीशन को डिस्टर्ब करने वाला है, तो वो क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, उस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, है ना। तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, है ना। तो अब स्ट्रेस को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर रॉड है ना, उसको एक एंड में हम लोगों ने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे एक टेंसाइल फोर्स जो है वो लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। अभी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इसके जो इंटर मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, शेप एंड साइज चेंज होना, मतलब मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज होना, बराबर। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, इसको रेजिस्ट करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेंगे ना। अब जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है, मॉलिक्यूल का जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो ऑलवेज कैसे होता है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस लग जाएंगे, और ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स एक रहेंगे क्या, नहीं, बहुत सारे रहेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस लगेंगे जो इसके एग्जैक्टली अपोजिट में रहेंगे, है ना। क्या रहेंगे, इसके एग्जैक्टली अपोजिट में रहेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जहां पे एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स है और जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेस, जनरली स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर सिग्मा से, और भी बहुत सारे लेटर से, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स दैट इज एफ आर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, ए, है ना। A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कुलर रॉड रहेगा तो A का वैल्यू पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाय 4 डी स्क्वायर बोल दो। ओके, तो यहाँ पे, और जैसे कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो एफ आर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे, है ना। तो सिंपल इसको हम लोग एफ आर या एफ ई की जगह सिर्फ एफ बाय ए भी हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ बाय ए फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में और एरिया हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और देखो यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ही क्या होता है, 1 पास्कल होता है ना, प्रेशर का यूनिट पास्कल। ओके, तो यहाँ पे ये इसका एसआई यूनिट। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा -1 + 1 और t⁻²। ओके, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो जाएगा ना। और ये कैसा क्वांटिटी, स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है, स्ट्रेस ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ बेसिकली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, है ना। कैसा क्वांटिटी है, टेंसर है ना। जनरली स्केलर, कभी कभी स्केलर भी होता है लेकिन टेंसर होता है, टेंसर क्वांटिटी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो अब ये हो गया हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस समझ में आया तो साथ ही साथ हम लोग स्ट्रेन भी समझ लेते हैं। अब स्ट्रेन किसको बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज नथिंग बट सिंपल, इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। क्या होता है, चेंज इन डायमेंशंस टू दी ओरिजिनल डायमेंशंस, है ना। अब इसको समझने के लिए इसी केस को समझो। अब हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होता है,
जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लग जाता है, किसी सॉलिड पे लग जाता है, तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, उस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, है ना। और रेजिस्ट कैसे करते हैं, वो लोग एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स ही बोलो, है ना, जो क्या करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, तो वो इसको रेजिस्ट करता है ना। स्ट्रेस को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखते हैं, जहां पे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम होते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो जब हम लोग इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, है ना, सपोज इंटरनल जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम इसका कैपेसिटी है 10 न्यूटन, है ना। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का कैपेसिटी है 10 न्यूटन इस मटेरियल के हिसाब से, बराबर। अगर मैं बाहर अगर 9 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो इसका डिफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन का ही है, तो 9 न्यूटन का लगा है ना। अब मैं इसको बढ़ा के 10 न्यूटन कर दूं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को, तब भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, है ना। अगर मैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स 12 न्यूटन का लगा दूं, अब क्या होगा, अब देखो, अब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन का है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स 12 न्यूटन का है, तो ये इसको रेजिस्ट कर पाएगा क्या? इस फोर्स को नहीं रेजिस्ट कर पाएगा, मतलब इसके कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स आ गया, तो तब क्या होगा, तब ये हार मान लेगा। अब इसका डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन कैसे होगा? क्योंकि ये टेंसाइल फोर्सेस है, इसके लेंथ को खींचेगा, ये इसको खींच रहा है ना, खींच रहा है तो इसको बढ़ा देगा आगे, है ना। तो कैसे बढ़ जाएगा ये, देखो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ ऐसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी ऐसे, है ना, लेंथ इसकी ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, भाई लेंथ कैसे इंक्रीज होगी? एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ी है, एक्स्ट्रा मटेरियल है क्या, खींच दिया तो लंबा हो जाए, है ना। जब भी उसका लेंथ इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा उसका डायमीटर कम हो जाता है ना। देखो जितना भी लेंथ बढ़ते जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो मैंने जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ से बताया ना, थोड़ा सा ऊपर से बताया डॉटेड लाइन, है ना, मतलब डायमीटर हमेशा क्या होगा, कम होगा। लेंथ जब भी बढ़ेगी डायमीटर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वही जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आगे बढ़ेगा ना, ऐड होगा, है ना। कोई गायब से थोड़ी ना एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है ना, जादू थोड़ी है कि एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ इसकी बढ़ गई है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं चेंज इन लेंथ, बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डेल्टा एल, है ना। डेल्टा एल अमाउंट ऑफ लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना, इसके डायमेंशन चेंज हो गए अभी फोर्स लगने की वजह से, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन बोलते हैं ना। स्ट्रेन किसको बोलते हैं? अब स्ट्रेन देखो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक फॉर्मूला क्या है स्ट्रेन का, स्ट्रेन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, है ना, या फिर एप्सिलॉन जैसा लेटर भी यूज कर सकते हैं ना। तो स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। अब देखो यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन देखने मिलेगा, है ना। तो लेंथ इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी ओरिजिनल लेंथ थी एल, और चेंज इन लेंथ कितना हो गया, लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, है ना। तो चेंज इन डायमेंशन क्या हो गया, डेल्टा एल, इतना डायमेंशन चेंज हो गया, और ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, एल था, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया स्ट्रेन, है ना। अब स्ट्रेन का क्या यूनिट होता है, स्ट्रेन देखो, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम है, ये भी सपोज मीटर में, ये भी सपोज मीटर में, तो मीटर मीटर गेट कैंसिल, तो इसके लिए इसको कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता, इट हैज नो यूनिट, है ना, इसको कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स हम लोग डीप में देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सब में पहला जो स्ट्रेस होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, है ना। ये हो गए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के टाइप। अब सेकंड वाला होता है शियर स्ट्रेस, है ना। अब शियर स्ट्रेस होता है सेकंड वाला, है ना। उसके बाद थर्ड वाला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। तो थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो सब में फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे longitudinal stress. Longitudinal stress क्या होता है? Longitudinal stress is defined as the stress produced by a external deforming force along the length of a body or rod, है ना. It is called as longitudinal stress, है ना. जब भी स्ट्रेस में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो along the length of the body होगा या फिर along the length of the rod होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? longitudinal stress बोलेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब longitudinal स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ये दो आते हैं, है ना. तो इसको हम लोग देखते हैं ब्रीफ में अभी. समय फर्स्ट हम लोग देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है उसको समझने के लिए यही डायग्राम हमारे लिए, सेम डायग्राम का यूज कर सकते हैं हम लोग. देखो यहाँ पे देखो, एस अमाउंट ऑफ लेंथ है, एल लेंथ का एक रॉड है, सॉलिड सर्कुलर रॉड है.
इसके ऊपर एक टेंसाइल लोड आ गया। अब ये टेंसाइल लोड क्या होता है? जो खींचने वाला, टेंशन मतलब पुल। देखो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस मींस स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय अ टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी और रॉड, इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। अब देखो टेंसाइल स्ट्रेस कब एक्ट होता है? जब बॉडी पे एक साइड में बॉडी फिक्स है ना, और वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो गया, है ना। तो टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा तो अंदर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस भी रहेंगे, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया F/A, जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने देखा। ओके, सेम, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किसको बोलते हैं? स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी और रॉड, है ना, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, है ना। तो अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को कैसे देखेंगे हम लोग? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा? सिंपल, सिर्फ डायरेक्शन इसका चेंज होगा, है ना। जब यहाँ पे देखो ये रॉड सेम है ना, इधर से फिक्स है, इधर से फ्री है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? कॉम्प्रेसिव। अब ये फोर्स कॉम्प्रेस कर रहा है ना। अब जब इसको फोर्स कॉम्प्रेस कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस क्या करते हैं? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस ऑलवेज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करते हैं ना। तो ये जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस है, इन सारे के सारों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इधर आ रहा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे रहेंगे, इसको ऑलवेज अपोज करेंगे, है ना। अब यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, वही यूनिट भी वही, सारा का सारा सेम रहेगा, सिर्फ फोर्स का नेचर चेंज हो गया, है ना। नेचर ऑफ फोर्स क्या हो गया? कॉम्प्रेसिव हो गया, है ना। तो इसीलिए इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। नेचर ऑफ फोर्स टेंसाइल है तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। समझ में आया? बोथ आर एक्टिंग अलोंग द लेंथ, है ना, इसीलिए दोनों को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। इसका डेफिनेशन क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा? वो ऑब्जेक्ट को टेंजेंशियली रहेगा, है ना। टेंजेंशियली ऑब्जेक्ट को अप्लाई होगा, जिसके वजह से क्या होगा? उसमें स्लाइड होगा। शेयर, शेयर होना मतलब स्लाइड होना, शेयरिंग एक्शन, है ना, मतलब स्लाइडिंग एक्शन, जिसके वजह से क्या होने वाला है? उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होने वाला है ना। जो भी जो मटेरियल के जो लेयर्स है, लेयर्स के बीच में क्या होगा? शेयरिंग एक्शन क्रिएट होगा, है ना, और जिसके वजह से क्या होगा? उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा, है ना। उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर स्ट्रेस बोलते हैं ना। डायग्राम से इसको समझेंगे तो बेटर वे हम लोग को समझने मिलेगा। तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे एक रॉड है जो सॉलिड सर्कुलर रॉड है वर्टिकल, जिसको बॉटम में हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे हम लोग इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। जो अपर लेयर पे जो फोर्स अप्लाई कर, नीचे तो फिक्स है, नीचे से मूव नहीं हो सकता, है ना। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे मूव हो जाएगा ना। देखो यहाँ से इसके अपर लेयर में शेयरिंग एक्शन हो गया और ये ऐसे स्लाइड हो गया साइड में, है ना, क्रॉस हो गया, है ना। अब ये जितना चेंज हुआ, देखो यहाँ से यहाँ पे था उसका ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ पे आ गया ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको डेल्टा एल बोलेंगे, चेंज इन इट्स लेंथ, है ना, जो भी चेंज इन इट्स डायमेंशन, है ना। और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? इसका ओरिजिनल लेंथ है एल, है ना। ओके, तो अब देखो ये इसके वजह से क्या हो गया? फोर्स की वजह से इसमें शेयरिंग एक्शन हो गया और इसका लेंथ क्या हो गया? इसका जो भी शेप था, शेप इसका चेंज हो गया। ये स्ट्रेट था, नीचे से तो फिक्स है, यहाँ से नहीं जा सकता, तो ऊपर से ये स्लाइड हो गया, है ना। अब इसको और अच्छे से अगर प्रैक्टिकली समझना है हम लोग को, तो और एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई बुक है, अगर बुक के पेजेस को, अगर हम लोग बुक के नीचे के पेज को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं और ऊपर से उसके फोर्स लगाएंगे हम लोग, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये बुक है हमारे पास, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ऐसा बुक है, अभी इसको नीचे मैंने फिक्स पकड़ा है हाथ पे ना, और इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, है ना। इसको दबा के नीचे पुश करते हुए मैं इसको स्लाइड करूंगा आगे, तो देखो यहाँ पे कुछ पेजेस इसके क्या हो गए? खुल गए, है ना। तो यहाँ पे ये देखो नीचे वाले जो पेजेस है वो सर्कल के सामने नहीं, है ना। सिर्फ ऊपर के जो लेयर्स है, देखो ये ऊपर के लेयर्स, ऊपर के कुछ पेजेस क्या हो गए? स्लाइड हो गए, है ना। तो ये शेयरिंग एक्शन है, इसके वजह से ये, इसको शेयर फोर्स बोलते हैं। और इसके वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा मटेरियल में, वो कैसा रहेगा? उसको क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, समझ में आया शेयर स्ट्रेस क्या होता है? अब देखो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम होता है,
फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब यहाँ पे कौन सा एरिया लेंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया होता है कौन सा होता है ना। अब जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये सॉलिड है, इस यहां से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ये वाला जो फेस रहेगा इसका ना, ये जो फेस रहेगा ये वाले सरफेस का एरिया। तो नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसको बोलते हैं, वॉल्यूम वर्ड से ही हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे वॉल्यूम के रिलेटेड कुछ होने वाला है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसको बोलते हैं, डिफाइंड एज when a deforming forces acting on a body produces change in its volume, है ना, produces change in its volume, है ना, corresponding stress produced is called as वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं ना। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को समझने के लिए हम लोग को ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसे समझ लो कि कोई एक बॉडी है जो वाटर में इमर्स की गई है ना, एक इरेगुलर शेप एक बॉडी है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, फुल्ली वाटर में इमर्स कर दिया, कोई भी लिक्विड में, वाटर ही नहीं कोई भी लिक्विड है एक ऐसा, है ना, लिक्विड में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, इमर्स कर दिया है। एक बॉडी है ना, रेगुलर शेप की भी हो सकती है, इरेगुलर शेप की भी हो सकती है ना। तो अब आप लोग को पता है कि जो भी लिक्विड होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड ऑलवेज कोई भी बॉडी उसके अंदर इमर्स हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, लिक्विड के अंदर आएगी, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं, हर डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल कोई अदर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसको रिपेल कर रहा है, उसको बाहर फेंकना चाहते हैं, उसको दबाते हैं वो लोग, है ना, कॉम्प्रेस करते हैं उसको, चारों तरफ से उसको कॉम्प्रेस करें, है ना। जैसे कि कोई अदर डिवीजन का लड़का आपके क्लास में आ गया तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसको कैसे देखते हो, ऐसे कि किधर से आतंकवादी आ गया, है ना, तो उसको बाहर निकालने की आप पूरी कोशिश करते हो, है ना। तो उसी तरह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो भी क्या करते हैं, कोई अदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल अंदर आता है तो वो उसको चारों तरफ से दबाते हैं ना, प्रेशराइज करते हैं ना, कॉम्प्रेस करते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बॉडी पे हर डायरेक्शन से फोर्सेस आने लगेंगे, है ना, हर डायरेक्शन से फोर्स आएंगे। और ये कैसा है, ये सॉलिड बॉडी है तो इसका वॉल्यूम रहेगा, है ना, तो हर एक तरफ से फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट हर जगह से इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, which tends to compress it, है ना। अब इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो अब देखो, इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, है ना, इसको दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, है ना, छोटा होगा मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, मे बी रिड्यूस्ड हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। पहले ऐसा था बेचारा, तो अभी बाद में दब के ऐसा छोटा हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, है ना। देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, है ना। बोलते हैं ना, अगर आपको वेट कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, स्विमिंग करो, तो वेट कम हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां पे क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बाय दैट फोर्सेस, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि भाई एक्शन से इस पे फोर्सेस लग जाएंगे, है ना। तो अब ये जो फोर्सेस है वो क्या करेंगे, वो जो भी बॉडी है उसको कॉम्प्रेस करेंगे ना, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं ना। और स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एरिया कौन सा रहेगा, ये जो सारा एरिया, जो सरफेस एरिया जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो रहेगा, यहाँ पे एरिया रहेगा, है ना। और फोर्स कौन सा रहेगा, फोर्स मतलब ये जो फोर्स है जो लिक्विड से सॉलिड बॉडी के ऊपर लग रहा है वो फोर्स रहेगा, ओके। तो फोर्स अपॉन एरिया, वापस से यूनिट इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब तो आज यहाँ पे हम हमारा पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे, ओके। तो वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।